हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर चैनल मैथ बैगास। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो अपन बात करने वाले हैं जीएस सेक्शन की। जीएस सेक्शन में भी पेपर जो है अपने पास पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर है। 21 जुलाई 2024 को कंडक्ट हुआ, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। इस पेपर की पीडीएफ प्लस जितने भी जुलाई मंथ में पेपर हुए हैं ऑलमोस्ट सभी की पीडीएफ मैंने डाल दी है। जून मंथ की भी पीडीएफ पड़ी हुई है वहाँ पर, और उससे पहले भी जितने भी एग्ज़ाम हुए थे लगभग सभी की पीडीएफ पड़ी हुई है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप लोगों में से कई ऐसे महाजन हैं जो ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करके फिर उसके बाद आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मुझे भी ठीक लगेगा, है ना, क्योंकि यूट्यूब से टेलीग्राम है, टेलीग्राम से यूट्यूब नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की? देखो, गोवा कार्निवल, तो कार्निवल क्या है? सबसे पहले तो एक फेस्टिवल है। क्या है कार्निवल? कार्निवल एक क्या है? फेस्टिवल है। ठीक है। अब इस फेस्टिवल की शुरुआत किसने की थी? तो इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। 1498 में पहला पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा भारत आया। कौन था? एक पुर्तगाली व्यक्ति था। लिख लो, चलो, पुर्तगाली व्यक्ति भारत आया। ठीक है। आए किस लिए थे? ये व्यापार करने के लिए आए थे। यहाँ से मसाले लेके जाते थे तो और अपने पुर्तगाल में उनको 100 गुना महंगे दाम में बेचते थे। ये बेसिकली यही काम करते थे, समुद्री मार्ग से इनका आना जाना होता था। ठीक है। अब ये रहे कब? 1961 तक ये पुर्तगाली यहाँ पर है। व्यापार के लिए आए थे, लेकिन करने क्या लगे? यहाँ पर शासन करने लगे। कहाँ? किस क्षेत्र में? गोवा क्षेत्र में ये शासन करने लगे। कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं 1947 की, इंडिया क्या हो गया? आज़ाद हो गया, भारत आज़ाद हो गया। उस समय पर भी ये पुर्तगाली अपना शासन नहीं छोड़ते और गोवा में बस जाते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट आती है, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्होंने कहा कि भाई अब तो ब्रिटिश भी चले गए तो तुम भी चले जाओ। लेकिन ये नहीं माने तो इंडियन आर्मी के द्वारा आर्मी, एक मिनट ठीक से लिख देते हैं ना, इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन विजय चलाया गया। और मात्र 36 घंटे के अंदर पुर्तगालियों को यहाँ से क्या कर दिया? इनकी गवर्नमेंट, इनकी सत्ता या फिर इनका शासन इनसे छीन लिया गया और गोवा को भारत में मिलाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाने लगा। ये बात है कब की? ये बात है आप लोगों का 19 दिसंबर 1961 की। ये कार्यवाही हुई थी कब? 19 दिसंबर 1961 को। गोवा क्या बन गया? अब जब 19 दिसंबर 1961 को एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया गोवा। बात सही? ठीक है। लेकिन अभी तक गोवा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जा रहा था। लेकिन हम बात कर रहे हैं 30 मई 1986। 30 मई 1986 नहीं, इसको 87 कर लो, है ना। 1987 में 30 मई 1987 में भारत का एक राज्य, कौन सा? गोवा, एक पूर्ण राज्य के रूप में जाना जाने लगा। पहले केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 30 मई 1987 से इसे क्या कहा जाने लगा? एक राज्य के रूप में जाना जाने लगा। वो भी कौन सा राज्य? 25वां राज्य। पूछ लिया गया कई बार कि कौन सा राज्य था। 25th स्टेट था ये। बात क्लियर है? यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को गोवा दिवस मनाया जाता है। बात क्लियर है? तो इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या पता चलता है कि सबसे पहले अहम भूमिका किस चीज़ की रहेगी आप लोगों के क्वेश्चन में। देखो कि ये आज़ाद कब हुआ, पुर्तगाली से आज़ाद कब हुआ? तो 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद हुआ। गोवा दिवस कब मनाया जाता है? बात क्लियर है? हाँ। ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन विजय था। ये भी पूछा गया है कि कितने घंटे लगे थे इस ऑपरेशन में? तो 36 घंटे में पुर्तगाली ने क्या कर दिया था? शासन अपना छोड़ दिया था। बात क्लियर है?
ठीक है, अगर आप लोगों ने इतनी बात समझ ली है तो मेरे हिसाब से आप लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं कि इस फेस्टिवल की शुरुआत किसने की थी, पुर्तगालियों ने ही की थी। तो आंसर जो हो जाएगा आपका पुर्तगाली आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन से जितनी भी जानकारी मिल सकती थी मैंने आप लोगों को बता दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है ना। और वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान का कौन सा भाग भारतीय नागरिकता से संबंधित है। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं भाग दो की, भाग दो में आर्टिकल आता है आप लोगों का कौन सा, आर्टिकल आता है 5 से 11। आर्टिकल कौन सा है, 5 से 11। भाग दो में आर्टिकल 5 से 11 क्या कहता है, नागरिकता के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में बताता है। ठीक है, और एक्ट कौन सा है इसमें भी, एक्ट 1955। ठीक है ना। तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लो। ठीक है, जैसे भाग दो तो आपने जान लिया, अब भाग एक भी जान लो, जैसा ऑप्शन में दिया गया है। भाग एक में क्या है, आर्टिकल 1 से 5, आर्टिकल 1 से 5 तक दिया गया है। और इसमें क्या दे रखा है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भाग 3 के बारे में भी जान लो। भाग 3 इम्पोर्टेंट है, वैसे भाग 3 पूछा जाता है कई बार। तो भाग 3 की अगर बात करें तो आर्टिकल कौन सा है यहाँ पर, आर्टिकल हो जाएगा आपका 12 से 35। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35, इसमें क्या दे रखा है आपका, मौलिक अधिकार है आपके, मौलिक अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार से मुझे याद आया, मैंने आप लोगों को बताया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था। आप लोग मुझे बताना कि मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, कमेंट बॉक्स में करके बताना मौलिक अधिकार। ठीक है ना। ठीक है, तो ये भाग 3 में दिया गया। साथ ही साथ आप भाग 4 को भी जान लो। भाग 4 को DPSP दिया गया है इसमें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। अब लिख लेना आप आगे, है ना। ये लो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो देखो, इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या जानकारी मिल जाती है। भाग 2 तो नागरिकता से है ही, भाग 1 से 5 इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये और ये इम्पोर्टेंट है। 3 और 4 टोटल कितने भाग हैं हमारे, बता सकते हो क्या। भाग टोटल हैं 22 भाग, टोटल 22 भाग हैं। अनुसूचियाँ कितनी हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। कितने आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल। बात सही है क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पार्ट 2, आंसर बी आपका होगा। तो ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 से। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार जल्दी से, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कांटेदार जल निकासी पैटर्न का एक दिलचस्प उदाहरण है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आंसर आएगा आपका अरुण। अब ये अरुण नदी है, अरुण नदी कौन सी नदी है, ये कोसी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, तो आपको बताना चाहूँगा कि कोसी की सहायक नदी है। ठीक है, कोसी नदी की ये क्या है, सहायक नदी है। कौन सी, अरुण नदी, जो क्या करती है, कांटेदार जल निकासी का एक दिलचस्प पैटर्न बनाती है। ठीक है, अब कोसी नदी आप लोगों को पता होगा, इसे क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक पूछा जाता है कई बार कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, कहाँ से निकलती है ये, तिब्बत से होती हुई और जाएगी आपका नेपाल, और नेपाल से होती हुई आ जाती है आपकी कहाँ पर, बिहार में आ जाती है। बिहार में ही ये गंगा से मिलती है। किससे मिलती है, एक मिनट, गंगा नदी से मिलती है।
ठीक है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बिहार में तो मिलती है लेकिन किस जगह पर मिलती है, तो किस जगह पर मिलती है, तो कटिहार ज़िले में मिलती है। कटिहार जिला, कटिहार जिला, कटिहार जिले में मिलती है। बात सही है। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते थे? कोसी नदी बिहार का शोक कही जाती है। तिब्बत से होती हुई नेपाल, नेपाल से बिहार, बिहार में मिल जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? कोसी की। गंगा में मिल जाती है। कटिहार जिले में ये मिलती है। ठीक है। और अरुण का क्वेश्चन तो आपको दिया ही गया हैगा। ठीक है। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? अच्छा, बंगाल का शोक बता सकते हो कि किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक, जैसे बिहार का शोक हो गया तो बंगाल का शोक, बंगाल का शोक। तो दामोदर नदी को, दामोदर, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। ये बात रही अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। महाराष्ट्र के पाटने में पुरापाषाण काल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंडे के गोले पाए गए हैं? तो आंसर इसका डायरेक्ट हो जाएगा आपका शतुरमुर्ग। ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें आपको डायरेक्ट रटना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको वैसे नहीं मिलेंगे थ्योरी में, है ना। ऐसे पढ़ेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है, काफ़ी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए रूढ़िवादी हिंदुओं की आलोचना, हिंदुओं की आलोचना का सामना किसे करना पड़ा? 1 मिनट रुकना भैया आप लोग, मैंने आपको, हाँ ठीक है, चलो ठीक। विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए रूढ़िवादी हिंदू की आलोचना का सामना किसे करना पड़ा? ठीक है, आ जाओ। देखो, इससे पहले थोड़ी सी चीज़ें मैं फिर से बताना चाहूँगा आप लोगों को। क्या है वो? 1 मिनट का समय दोगे मुझे? मात्र 10 सेकंड चाहिए मुझे। देखो, हाँ देखो, अगर हम बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह की। अच्छा, विधवा पुनर्विवाह से थोड़ा सा पहले चलें तो मैंने आप लोगों को सती प्रथा पढ़ाया था कुछ दिनों पहले ही। अब सती प्रथा के बारे में जानते हैं, फिर विधवा पर आएंगे, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से समझ आएगा। अगर हम बात करते हैं 1829 की, कब की बात कर रहे हैं? 1829 की। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। किस पर रोक लगाई गई थी? तो आप लोगों को पता होगा, सती प्रथा पर। मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताया था कि सती प्रथा पर रोक किसके द्वारा लगाई गई है, बता सकते हो क्या? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय, है ना। राजा राम मोहन राय के द्वारा इस पर क्या लगाया गया था? रोक लगाई गई थी। ठीक है ना। देखो, हुआ कहता है कि ये जाते हैं किसी काम से अपना देश से बाहर, और ये जब वापसी आते हैं तो देखते हैं कि इनके भाई की मृत्यु हो जाती है, और उसी दौरान इनकी भाभी को उनके भाई के साथ जिंदा जला दिया जाता है। तो देखो, उस समय पर क्या होता था, सती प्रथा का मतलब समझते हैं ना आप लोग, कि महिला को जिंदा जला दे देना। जिसका हस्बैंड मर गया है उसकी मर्जी के खिलाफ, वो रोए चिल्लाए चीखे कुछ भी करे, लेकिन ये उठा के जला देते थे। इसका विरोध किया राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है। और इस पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। रोक किसके द्वारा लगाई गई थी? तो विलियम बेंटिक के द्वारा लगाई थी। विलियम बेंटिक के द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा रोक लगाई थी। कब? 1829 में। बात क्लियर है क्या? चलिए, अब देखो, यही तो वो सती प्रथा है, यही तो वो सती प्रथा है जो अब आ जाती है कब? 1856 में विधवा पुनर्विवाह का रूप ले लेती है। विधवा पुनर्विवाह, पुनर्विवाह। ठीक है ना। विधवा पुनर्विवाह का देखो, पहले क्या हुआ कि जिंदा जला देते थे, उस चीज़ पर रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद कहा कि जब महिला अकेली रह जाती है तो इसका फिर से विवाह किया जाए। ठीक है। जब विवाह करने की बात आई तो इन्होंने क्या कर दिया, 1856 में फिर इस पर चर्चा हुई, और चर्चा में कौन आया सबसे आगे? समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर। कौन आया? ईश्वर चंद विद्यासागर। लिख लो यहाँ पर, ईश्वर चंद विद्यासागर।
विद्यासागर, ये समाज सुधारक थे और ये आए, इन्होंने क्या कर दिया, इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। बात सही है ना। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था आपसे वो समझ आ जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका आंसर हो जाएगा। और इससे क्या क्या जानकारी मिल सकती है। अच्छा, इसके समय भी जान लो कि गवर्नर कौन थे। ठीक है, किसके समय में आया था ये, तो डलहौजी के समय में, डलहौजी के समय में। ठीक है, डलहौजी के समय में, कब, 1856 में। देखो डलहौजी के समय में ये प्रस्ताव आया था कि भाई ऐसा करना है कि विधवा पुनर्विवाह पे रोक लगानी है इस प्रकार से। लेकिन रोक लगाई किसके समय में थी, रोक किसके समय में लगाई थी, तो कैनिंग के समय में लगाई थी। बात क्लियर है ना। तो दो अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों के, यहाँ लिख सकते हो आप कि रोक जो लगाई गई थी वो किसके, कैनिंग के समय में लगाई गई थी। ठीक है ना, कैनिंग के समय में। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या जानकारी मिल जाती है। अगर आपसे पूछता है कि सती प्रथा, तो राजा राम मोहन रॉय और किसके शासनकाल में, मतलब गवर्नर कौन था हमारा, विलियम बेंटिक था। ठीक है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लॉर्ड डलहौजी ने प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, अच्छा प्रस्ताव आया था, मतलब कि पारित किसने किया था, कैनिंग ने किया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखो और बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है जब तक। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य की टीम ने 2023 में 13वीं हॉकी भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। तो आंसर आ जाएगा हॉकी पंजाब। क्या आ जाएगा इसका, पंजाब इसका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। तो बात करेंगे, देखो जो जो क्वेश्चन वैसे है ना, जैसे करंट के क्वेश्चन हो गए या फिर वैसे, तो इन पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। समय किस पर लेंगे, जिससे अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं। बात क्लियर है ना आप लोगों को। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस ऑफ पॉवर्टी इन। आ जाओ ऑप्शन देख लेते हैं। देखो बेरोजगारी, तो बेरोजगारी तो कारण है भाई निर्धनता का, बिल्कुल होगी। पुरानी सामाजिक संस्थाएं, ये भी होंगी। आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन चलाएंगे तो भी हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। हाई रेट ग्रोथ, विकास की दर। अब देखो विकास की दर अगर बढ़ेगी तो इसका बेरोजगारी से तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि अगर विकास की दर बढ़ेगी तो रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसने पूछा कि नहीं है। अच्छा फोर्थ और देख लेते हैं, पूंजी की कमी। देखो पूंजी की कमी भी होगा, बेरोजगारी की कमी है तो पूंजी की कमी भी निश्चित रूप से होगी। तो आंसर जो हो जाएगा अपना विकास की उच्च दर। विकास की उच्च दर क्या है, गरीबी का कारण नहीं है। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी। ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 की। अच्छा 7 की बात की ना हम, 8 तो अब चलेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया आप लोगों को, सागौन और साल व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ हैं, किस वर्ष के जंगल में पाए जाते हैं। बताओ किस वर्ष के जंगल में पाए जाते हैं, बताओ। देखो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने अभी 1-2 क्लास पहले ही शायद बताया था। आ जाओ फिर से देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है सागौन और साल के पेड़। देखो सागौन और साल के पेड़, जो ये पेड़ हैं, किस वन में पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन से में, ऑप्शन होगा आपका फोर्थ, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, अब ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से होते हैं, इसे हम क्या पतझड़ या फिर मौसमी वन भी कह सकते हैं। मौसमी वन। देखो मौसमी वन क्यों कह रहे हैं, देखो ये वो वाले वन हैं जो समय आने पर अपने पत्ते गिराते हैं पेड़ों से। जैसे अगर मैं कहूँ सदाबहार वन, जो ऑप्शन ए दे रखा है, इसमें क्या है, ये पाए जाते हैं कहाँ, केरल, साउथ इंडिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे केरल हो गया, उड़ीसा हो गया, वहाँ क्या है वर्षा होती रहती है, तो वहाँ का जो जंगल है या फिर वन कहें, वो हमेशा हरा भरा रहता है। 12 महीने वहाँ का जंगल या वन हरे भरे रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं,
उत्तरी भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन से पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिन्हें हम मौसमी वन भी कहते हैं। ये क्या करते हैं यहाँ पर, ये अपने समय समय पर पत्ते गिराते हैं। किस कारण गिराते हैं, मौसम के कारण, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होता है ना, उसी वजह से, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें और जान लो, जैसे सागौन क्वेश्चन में दिया गया है, सागौन, ठीक है, सागौन और साल ले लो आप, सागौन, साल, और कौन सा क्वेश्चन लेना चाहो, और महुआ ले लो, महुआ, सागौन, साल, महुआ, ठीक है, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सागौन के वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे एमपी, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। पूरे भारत का 50%, पूरे भारत का 50% सागौन के वृक्ष सिर्फ एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। बात क्लियर है क्या? और क्या क्या जानकारी हो सकती है इस क्वेश्चन से आप लोगों को? हाँ ठीक है, इतना ही बहुत है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से होते हैं। देखो सदाबहार की बात करेगा तो सदाबहार तो वो हो गए जिनके पत्ते कभी गिरते नहीं, वो कहाँ पाए जाते हैं, साउथ के क्षेत्र में पाए जाएंगे वो सारे के सारे, क्योंकि वर्षा लगातार चलती रहती है, वर्षा कभी बंद ही नहीं होती एक तरह से। जैसे यहाँ पर होता है गर्मियों के मौसम में क्या हो जाता है, पतझड़ का मौसम आ जाता है। बात क्लियर है, जब मतलब कि सर्दियाँ स्टार्ट होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। देखो, डैश में आयोजित देहिंग पटकाई महोत्सव असम के तिनसुकिया जिले में आदिवासी मेले, चाय विरासत, पर्यटन, गोल्फिंग, साहसिक खेल और वन्य जीव आनंद यात्रा का एक उत्तेजित मिश्रण है, जिसका उद्देश्य राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो देखो इसने पूछा गया है कि कहाँ मनाया जाता है। देखो पटकाई महोत्सव, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। पटकाई फेस्टिवल है ना, फेस्टिवल। अब पटकाई जो फेस्टिवल है ये बेसिकली असम में मनाया जाता है, ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब असम के भी किस ज़िले में बनाया जाता है, तो आपको दे रखा है इन्हें तिनसुकिया। और जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो विलेज, वो टाउन पूछा है कि किस टाउन में मनाया जाता है। देखो क्वेश्चन कितना डीप ले जाके पूछा है। तो टाउन आपसे पूछा है तो टाउन कौन सा हो जाएगा, एक बार ऑप्शन देख लें तो लेखा पानी टाउन है। इस टाउन में पटकाई महोत्सव मनाया जाता है। बात क्लियर है क्या? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या याद रख सकते हैं कि ये जो फेस्टिवल है असम में मनाया जाता है, तिनसुकिया। आपसे ज़िला भी पूछ सकता है, जैसे आपसे विलेज पूछ लिया। तो बात क्लियर है ना। चलो इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट और लिख लो। देखो ये कब से मनाया जा रहा है, तो सन 2000 से मनाया जा रहा है। जब 2000 में स्टार्ट किया था इन्होंने मनाना, तो उस समय पर चीफ गेस्ट कौन थे, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम कौन थे यहाँ पर, चीफ गेस्ट थे। कब से कब मनाया जाता है, 16 जनवरी, मतलब 16 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है। अब इसका नाम किस पर रखा गया है, इसका नाम किस पर रखा गया है? देखो देहिंग पटकई, इसका नाम क्या है, देहिंग पटकई। इसको भी यहाँ देहिंग पटकई लिख लेना, मैंने सिर्फ पटकई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देहिंग पटकई। अब देखो देहिंग का नाम यहाँ पर किस पर रखा गया है, देहिंग नदी है। क्या है यहाँ पर, देहिंग नदी है। और पटकई क्या है, पटकई हिल्स, पहाड़ियाँ हैं। पटकई हिल्स क्या है यहाँ पर, पहाड़ियाँ। इसके नाम पर रखा गया है ये देहिंग पटकई फेस्टिवल। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन को देख के खुद से करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद देखना आगे। अगर हम बात करते हैं
भारत की संचित, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए गए राजस्व के अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा की जाती है? बताओ, 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, लोक लेखा समिति, केंद्रीय वित्त समिति, अंतर्राज्य समिति या वित्त समिति। तो देखो, सबसे पहले तो इसके बारे में जान लो कि ये संचित निधि क्या होती है। संचित निधि, संचित निधि जान लो पहले कि संचित निधि क्या होती है। देखो, संचित निधि वह है जितना भी आपका टैक्स आएगा ना, जितना भी टैक्स आएगा, जितना भी कर आएगा, वो सारा का सारा गवर्नमेंट पे जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के यहाँ पर एक एकत्रित होता है। कहाँ एकत्रित होता है? संचित निधि में ये धन एकत्रित होता है। जितना भी पैसा आएगा, किसी प्रकार का पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, वो कहाँ जाएगा? संचित निधि में जाएगा। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल भी जान लेना, आपसे पूछ सकता है, कई बार पूछा भी है। 2661, ठीक है, 266(1) में ये दिया गया है कि क्या होगी? एक संचित निधि होगी। ठीक है, और क्या पूछ सकता है आप लोगों से? और ये क्या करेगी? ये संसद के अधीन कार्य करेगी। संसद के अधीन कार्य करेगी। संसद के अधीन कार्य का मतलब क्या समझ रहे हो? कि ये बिना सांसद के इसमें कुछ डाला या निकाला नहीं जा सकता। पैसा इसमें कुछ डाला या निकाला नहीं जा सकता। ठीक है ना? और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के इससे? ठीक है, अच्छा, इसका ऑडिट कौन करता है? तो CAG। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण इसका क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, इसके बारे में और जान लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वित्तीय आयोग। इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि राज्य को राजस्व देना है, तो ये कार्य किसका होता है? ये वित्तीय आयोग का कार्य होता है। ऑप्शन 4 आप लोगों का आंसर होगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू।